हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री परीक्षा तैयारी जीत के में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर AAO के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के MCQs के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि AAO, ADO, AFO और एग्रीकल्चर से संबंधित सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल एग्री परीक्षा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी आगे हम वीडियो अपलोड करें तो आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है ऑल वेदर फिनोमेना लाइक रेन, फॉग एंड क्लाउड्स फाउंड इन। जो रेन, फॉग एंड क्लाउड्स हैं वो कौन से जोन में बनते हैं या कौन से जोन में पाए जाते हैं। तो जो इसका ए ऑप्शन है वो है ट्रोपोस्फीयर, बी ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, सी ऑप्शन है मीजोस्फीयर, डी ऑप्शन है आइनोस्फीयर, ई ऑप्शन है थर्मोस्फीयर। और जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ए ट्रोपोस्फीयर। दोस्तों, जो रेन, फॉग और क्लाउड्स हैं वो ट्रोपोस्फीयर जोन में बनते हैं। आगे अगर इन जोन्स के बारे में डिटेल में अगर हम डिस्कस करें तो जो ट्रोपोस्फीयर जोन है वो अर्थ सरफेस से 8 से 18 किलोमीटर की हाइट पर पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो पाए जाते हैं 20 से 48 किलोमीटर की हाइट पर अर्थ से। और दोस्तों, जो मीजोस्फीयर जोन है ये पाए जाते हैं 50 से 75 किलोमीटर की हाइट पे पाए जाते हैं अर्थ से। दोस्तों, जो आइनोस्फीयर है ये पाए जाते हैं 75 से 80 किलोमीटर की हाइट पर। और जो लास्ट है ई ऑप्शन है, जो अपना थर्मोस्फीयर है, ये पाए जाते हैं मोर देन 80 किलोमीटर हाइट, 80 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर थर्मोस्फीयर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है इन सभी के बारे में। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो ट्रोपोस्फीयर और थर्मोस्फीयर है, इन दोनों जोन को जो जोन कनेक्ट करता है उसका नाम है ट्रोपोपोज जोन। ये 2 किलोमीटर होता है, 2 किलोमीटर के लिए होता है और ये पाया जाता है 18 से 20 किलोमीटर की हाइट पर। इन दोनों के मध्य में पाया जाता है, इन दोनों जोन के ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर जोन के बीच में पाया जाता है, जो कि 18 से 20 किलोमीटर की हाइट पर होता है। अगर भाई बात की जाए स्ट्रेटोपोज जोन की, तो दोस्तों जो स्ट्रेटोपोज जोन पाया जाता है ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में। और इसकी जो ऊंचाई होती है, जो हाइट पे होता है, ये होता है 48 से 50 किलोमीटर की हाइट पर पाया जाता है स्ट्रेटोपोज जोन। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओजोनोस्फीयर। इनमें से कौन से जोन को ओजोनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जिस जोन में ओजोन लेयर पाई जाएगी, ओजोन की अधिकता होगी, उस जोन को ही ओजोनोस्फीयर के नाम से जाना जाएगा। जिसमें आपके पास जो ए ऑप्शन है वो है ट्रोपोस्फीयर, बी ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, सी ऑप्शन है मीजोस्फीयर, डी ऑप्शन है आइनोस्फीयर और लास्ट ई ऑप्शन है थर्मोस्फीयर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में जो आपके 22-48 किलोमीटर की हाइट पर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। इसको ओजोनस्फीयर के जोन के नाम से, ओजोनस्फीयर जोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। यह आपको याद रखना है कि जो ओजोनोस्फीयर जोन होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर जोन को बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है।
ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए अगर दूसरे ऑप्शंस की, तो जो ट्रोपोस्फीयर जोन है इसको आपको पता ही है कि इस जोन में रेन फॉग एंड क्लाउड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की स्ट्रेटोस्फीयर, इसको ओजोनोस्फीयर बोलते हैं क्योंकि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। जो थर्ड ऑप्शन की बात की जाए मीजोस्फीयर की, मीजोस्फीयर को कोल्ड रीजन के नाम से जाना जाता है, कोल्ड रीजन। ये भी आपको याद रखना है कि इसको कोल्ड रीजन के नाम से किसको जाना जाता है, मीजोस्फीयर को। अगर बात की जाए आइनोस्फीयर की, तो आइनोस्फीयर के लिए आपको याद रखना है कि जो रिमोट सेंसिंग एंड रेडियो ट्रांसमिशन, रिमोट सेंसिंग एंड रेडियो ट्रांसमिशन को ऑपरेट किया जाता है, वो जो किस जोन से किया जाता है, आइनोस्फीयर से। ये भी आपको याद रखना है। और जो थर्मोस्फीयर की स्पेशलिटी है, थर्मोस्फीयर के बारे में अगर जो बात ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि ये गैसलेस जोन है, गैसलेस, इसमें कोई किसी भी प्रकार की गैस नहीं पाई जाती है। वह जोन कौन सा है, थर्मोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, किस जोन में पाई जाती है, वो स्ट्रेटोस्फीयर जोन में पाई जाती है और इसको ओजोन स्फीयर जोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि रिमोट सेंसिंग एंड रेडियो ट्रांसमिशन एक्टिविटीज ऑपरेटेड इन जोन, कौन से जोन में रिमोट सेंसिंग और एंड रेडियो ट्रांसमिशन की एक्टिविटीज को ऑपरेट किया जाता है। जो ए ऑप्शन है वो है आपका ट्रोपोस्फीयर, बी ऑप्शन है आइनोस्फीयर, सी ऑप्शन है मीजोस्फीयर और डी ऑप्शन है थर्मोस्फीयर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर जोन से ये ऑपरेट किया जाता है। आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि आइनोस्फीयर से ये जो रेडियो ट्रांसमिशन है और रिमोट सेंसिंग को ऑपरेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है गैसलेस जोन इज, इनमें से किस जोन में गैस नहीं पाई जाती है। ये आपको अभी हमने डिस्कस किया है कि जो लास्ट जोन है जो सबसे ज़्यादा हाइट पे होता है, थर्मोस्फीयर जोन, इसमें इस जोन में गैस नहीं पाई जाती, किसी प्रकार की गैस नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मोस्फीयर जोन। ये भी आपको याद रखना है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, वो है लाइन ऑफ इक्वल रेनफॉल ऑन मैप इज नोन एज, लाइन ऑफ इक्वल रेनफॉल ऑन मैप इज नोन एज। जो ए ऑप्शन है वो है दोस्तों आइसोथर्म, बी ऑप्शन है आइसोबार, सी ऑप्शन है आइसोहाइट और डी ऑप्शन है आइसोटेक। तो जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वो है सी ऑप्शन, आइसोएट्स। लाइन्स ऑफ इक्वल रेनफॉल से समझने वाली बात यह है दोस्तों कि किन्हीं भी प्लेसों में जब रेनफॉल की जो वर्षा की अमाउंट है वो एक समान होता है, तो उनको मैप पे मिलाने वाली लाइन जो इक्वल रेनफॉल होती है दो स्थानों की और उनको मैप पे जो लाइन मिलाती है उस लाइन को क्या बोलते हैं, आइसोएट लाइन। ये आपको याद रखना है। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शंस की, तो दूसरे ऑप्शन में जो ए ऑप्शन है वो है दोस्तों वो है आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है, आइसोथर्म होता है जिन दो स्थानों को टेम्परेचर सेम होता है, इक्वल टेम्परेचर के लिए ये प्रयोग किया जाता है, इक्वल टेम्परेचर के लिए आइसोथर्म टर्म का यूज किया जाएगा। और जो आइसोबार है ये इक्वल प्रेशर के लिए, इक्वल प्रेशर, लाइंस ऑफ इक्वल प्रेशर के लिए जिसको जाना जाएगा वो है आइसोबार। और लास्ट जो ऑप्शन है आपका आइसोटेक डी, ये होता है लाइंस ऑफ इक्वल विंड स्पीड के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो होती है आइसोटेक विंड स्पीड। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, और जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लाइंस ऑफ इक्वल रेनफॉल के नाम से किस टर्म को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है आइसोएट्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल और मटेरियल यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग। जो आर्टिफिशियल क्लाउड होते हैं उनको बनाने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है, या आर्टिफिशियल रेनफॉल होते हैं उसके लिए किन केमिकल का यूज किया जाता है। तो जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो है सिल्वर आयोडाइड,
बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है ड्राई आइस और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबोव। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबोव। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। जो डी ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। सिल्वर आयोडाइड से भी आर्टिफिशियल क्लाउड प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, सोडियम क्लोराइड से भी किए जा सकते हैं और ड्राई आइस से भी किया जाते हैं। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि जो सिल्वर आयोडाइड होता है इससे आपको ये याद रखने वाली बात है कि इससे कोल्ड क्लाउड प्रोड्यूस किए जाते हैं। कोल्ड क्लाउड्स किस केमिकल से प्रोड्यूस किए जाते हैं? सिल्वर आयोडाइड से। और सोडियम क्लोराइड से आपको ये याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड से वार्म क्लाउड प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से मैक्सिमम एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन। और आपको साथ ही साथ इस चैनल पे जो हमारा चैनल है एग्री परीक्षा यूट्यूब का जो चैनल है, इस पे आपको ना कि सही आंसर बताए जाएगी ऑप्शन के, बल्कि जो क्वेश्चन है उसके अदर ऑप्शन के भी बारे में डिस्कस किया जाएगा डिटेल में, ताकि अगर एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको सोल्व कर सके। तो जो 7th क्वेश्चन है दोस्तों वो है गैसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज आर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग होता है दोस्तों वो होता है अर्थ सरफेस का किन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। टेम्परेचर का इंक्रीज होना अर्थ सरफेस में गैसों के कारण, ग्रीन हाउस गैसों के कारण, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। तो जो इसका ए ऑप्शन है दोस्तों वो है CO2, बी ऑप्शन है CH4 मेथेन, सी ऑप्शन है CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑप्शन है N2 नाइट्रस ऑक्साइड और ई ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द एबोव। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑल ऑफ द एबोव। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो CO2 भी हो जाएगा, CH4 मेथेन भी हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो जाएगा और N2 नाइट्रस ऑक्साइड भी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इन्हीं गैसों को इन सभी गैसों को मिलकर के हम किस नाम से जानते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से भी इन चारों गैस को जाना जाता है। साथ ही हम इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करें तो जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं CO2 ग्रीन हाउस गैस है, इसका ग्लोबल वार्मिंग में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 50%। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि जो CO2 है वो ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसेज में 50% कंट्रीब्यूट करता है। और जो मेथेन है इसका जो परसेंट है वो है 20% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। और सी ऑप्शन है जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कंट्रीब्यूट करता है 14%। और लास्ट जो ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है N2 नाइट्रस ऑक्साइड, ये 5 से 7% कंट्रीब्यूट करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो CO2 है उसका ग्रीन हाउस गैसेज में जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% है, मेथेन का 20% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% है और N2O का 5 से 7% है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपका और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विंटर रेनफॉल माउट इन राजस्थान हैपन ड्यू टू। जो सर्दियों में जो बरसात होती है, माउट होती है राजस्थान में, वो किस मानसून के कारण होती है? तो जो इसका ए ऑप्शन है दोस्तों वो है साउथ वेस्ट मानसून, बी ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल मानसून, सी ऑप्शन है वेस्टर्न डिप्रेशन और डी है ऑल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी ऑप्शन वेस्टर्न डिप्रेशन। इसको हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी विक्षोभ, ये भी आपको याद रखना है। और इसको अगर हम डिटेल में समझते हैं, जो राजस्थान के जो ऋतुएं होती है, जो राजस्थान में जो मानसून होता है, जो बरसात होती है किस कारण से होती है, उसको डिटेल में समझने के लिए समझ सकते हैं हम दोस्तों ऐसे कि जैसे कि जो राजस्थान का मैप इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का ये राजस्थान का
मैप है, दोबारा बना लेते हैं इसको। जो राजस्थान का मैप इस प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक है। ये राजस्थान का मैप है। ये नॉर्थ हो गया आपका, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये पता ही होगा आपको। इसके बाद यहाँ से जो ये अरावली पर्वतमाला की श्रेणी है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसकी श्रेणियाँ हैं। तो आपको जो सबसे पहली जो बरसात होती है ऋतु, सबसे पहले जो बरसात होती है वर्षा ऋतु में, वो होती है साउथ, जो वो बरसात होती है साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है। साउथ वेस्ट मानसून होता है जिसको अरब सागरीय मानसून भी बोला जाता है। वो यहाँ से साउथ वेस्ट से एंटर करता है और अरावली पर्वतमाला जो होती है इनके समानांतर ही है, यहाँ से बरसात करते हुए निकल जाता है। इससे बहुत ही कम बरसात होती है दोस्तों। जो अरब सागरीय मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है, इससे बहुत ही कम बरसात होती है। और बात की जाए जो दूसरा, जो बे ऑफ बंगाल का मानसून होता है, बे ऑफ बंगाल, ये दोस्तों ईस्ट की तरफ से एंटर करता है, जिससे जो जब बे ऑफ बंगाल मानसून आता है तो जो हवा के साथ आता है उन हवाओं को पुरवैया बोला जाता है। और जो ये बरसात करता है, बे ऑफ बंगाल जो मानसून बरसात करता है, वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में बरसात करने वाला मानसून है। वर्षा ऋतु में ये बरसात करता है। अगर हम वेस्टर्न डिप्रेशन को समझें, पश्चिमी विक्षोभ को समझें, तो दोस्तों जो सर्दियों में जो बरसात होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जो पश्चिमी विक्षोभ है उसको भूमध्य सागरीय मानसून भी बोला जाता है। और ये पश्चिम से एंटर करता है। और ये सर्दियों में जो बरसात होती है, माउंट होती है, वो किसके कारण होती है दोस्तों? जो सर्दियों में बरसात होती है वो होती है भूमध्य सागरीय मानसून के कारण। और ये जो इसी को हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। जो पिछले दिनों राजस्थान में जो ओलावृष्टि हो रही है दोस्तों, बरसात हुई है, वो इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई है। और ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको ये याद रखना है कि जो विंटर रेनफॉल होती है, माउंट होती है राजस्थान में, वो किसके कारण होती है? तो वो दोस्तों होती है वेस्टर्न डिप्रेशन, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, जिसको अरब सागरीय मानसून भी बोलते हैं, इससे भी बरसात होती है, लेकिन ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाता है और इससे बहुत कम बरसात होती है। सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में बरसात होती है वर्षा ऋतु में दोस्तों, वो होती है बे ऑफ बंगाल मानसून के कारण, जो ईस्ट से प्रवेश करता है और इसके द्वारा जो हवाएं चलती है उसको पुरवैया बोला जाता है। और इससे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड इज नोन एज मदर सीड? कौन से सीड को मदर सीड के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है, इसका पहला ऑप्शन है वो है न्यूक्लियस सीड, बी ऑप्शन है ब्रीडर सीड, सी ऑप्शन है फाउंडेशन सीड, डी ऑप्शन है रजिस्टर सीड और ई ऑप्शन है सर्टिफाइड सीड। हम यहाँ पर आपको इन सीड्स के बारे में पूरी डिटेल देंगे दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो जो मदर सीड है उस सीड को फाउंडेशन सीड जो होता है, इसका सही आंसर है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड को मदर सीड के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये आपको बताएंगे अभी। पहले डिस्कस करते हैं इसके दूसरे ऑप्शंस के बारे में। तो जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन है, वो है न्यूक्लियस सीड। जो न्यूक्लियस सीड होता है दोस्तों, ये रिसर्च स्टेशन होते हैं, वहाँ पर रिसर्च स्टेशन होते हैं, वहाँ पर प्लांट ब्रीडर के द्वारा प्लांट ब्रीडर के द्वारा ये ग्रो किए जाते हैं। और इन पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं पाया जाता है। कौन से सीड पर दोस्तों? न्यूक्लियस सीड पर, जो कि रिसर्च स्टेशन पर प्लांट ब्रीडर के द्वारा ग्रो किए जाते हैं। इन पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं पाया जाता है। और इनकी जो जेनेटिक प्यूरिटी होती है, जेनेटिक प्यूरिटी और
फिजिकल प्यूरिटी, दोनों ऑल 100% होती है कौन से सीड की, न्यूक्लियस सीड की। इसके बाद बात की जाए दूसरे ऑप्शन की दोस्तों, वो है दोस्तों जो दूसरे ऑप्शन की बात की जाए वो ऑप्शन है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड, जो ब्रीडर सीड होता है दोस्तों वो न्यूक्लियस सीड से प्रोड्यूस किया जाता है, न्यूक्लियस सीड से प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि ये जो ब्रीडर सीड है न्यूक्लियस सीड की प्रोजीनी है। और जो ब्रीडर सीड होता है दोस्तों ये भी रिसर्च स्टेशन पर प्लांट ब्रीडर के द्वारा ग्रो किया जाता है। और इसकी जेनेटिक प्यूरिटी और फिजिकल प्यूरिटी दोनों ही ऑलमोस्ट 100% होती है न्यूक्लियस सीड की तरह। न्यूक्लियस सीड की तरह भी इसकी भी ऑलमोस्ट 100% होती है, ये आपको याद रखना है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है ब्रीडर सीड के बारे में दोस्तों वो है कि जो ब्रीडर सीड है उस पर कौन से कलर का टैग पाया जाता है। तो इस पर जो टैग पाया जाता है दोस्तों वो होता है येलो, गोल्डन येलो कलर का टैग पाया जाता है ब्रीडर सीड पर। इसके बाद बात की जाए फाउंडेशन सीड की दोस्तों, जो फाउंडेशन सीड है ये ब्रीडर सीड से प्रोड्यूस किया जाएगा। यानी कि जो फाउंडेशन सीड है वो ब्रीडर सीड की प्रोजीनी है। और जो फाउंडेशन सीड है ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन द्वारा NSC द्वारा गवर्नमेंट जो फार्म होते हैं उन पर ग्रो किया जाता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन द्वारा। और इसकी जो जेनेटिक प्यूरिटी होती है ऑलमोस्ट 99.9% होती है। और फिजिकल प्यूरिटी मोर देन 98% होती है फाउंडेशन सीड में, यह आपको बात याद रखनी है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फाउंडेशन सीड के बारे में, जो सभी एग्जाम में लगभग इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि फाउंडेशन सीड पर कौन सी कलर का टैग पाया जाता है। तो इस पे पाया जाता है दोस्तों व्हाइट कलर का टैग, सफ़ेद कलर का जो टैग पाया जाता है वो कौन सी सीड पर पाया जाता है, फाउंडेशन सीड पर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है रजिस्टर सीड के बारे में बात करें। रजिस्टर सीड के बारे में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ऐसा कौन सा सीड है जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। तो दोस्तों जो रजिस्टर्ड सीड है नॉट प्रोड्यूस इन इंडिया, यह आपको याद रखना है। और बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इंडिया में है वो कौन सा सीड प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, वो होता है रजिस्टर्ड सीड। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो रजिस्टर्ड सीड होता है उस पर जो टैग पाया जाता है वो टैग होता है पर्पल कलर का। ठीक है दोस्तों, पर्पल कलर का टैग होता है या फिर ऑरेंज कलर भी बोल देते हैं इसको, ऑरेंज कलर का टैग पाया जाता है रजिस्टर्ड सीड पर। और इंडिया में ये प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ई सर्टिफाइड सीड, ये प्रोड्यूस किया जाता है फाउंडेशन सीड से। क्यों रजिस्टर्ड सीड से नहीं किया जाता है इंडिया में, क्योंकि रजिस्टर्ड सीड इंडिया में प्रोड्यूस किया ही नहीं जाता है। तो डायरेक्ट फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड को बनाया जाता है। और जो सर्टिफाइड सीड होता है इस पर जो टैग होता है वो होता है दोस्तों ब्लू कलर का टैग होता है। इस पर कौन से कलर का होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि फाउंडेशन जो सर्टिफाइड सीड होता है उस पर ब्लू कलर का टैग पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो मदर सीड है, मदर सीड क्यों बोला जाता है फाउंडेशन सीड को, क्योंकि इंडिया में क्या होता है दोस्तों, जो सर्टिफाइड सीड जो किसान उगाता है, जो सीड बोता है वो होता है सर्टिफाइड सीड। और जो सर्टिफाइड सीड है और रजिस्टर्ड सीड जो दोनों सीड है जो ये प्रोड्यूस किए जाते हैं फाउंडेशन सीड से, इसलिए फाउंडेशन सीड को मदर सीड के नाम से जाना जाता है। आपको ये याद रखना है कि मदर सीड के नाम से किस बीज को जाना जाता है, किस सीड को जाना जाता है, वो फाउंडेशन सीड होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और इसका सही आंसर है फाउंडेशन सीड, ये आपको लगा लेना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड हैज ब्लू कलर टैग। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन है न्यूक्लियस सीड, जो न्यूक्लियस सीड है उस पर किसी प्रकार का टैग नहीं पाया जाता है। बी ऑप्शन है ब्रीडर सीड, इस पर जो ब्रीडर सीड है इस पर पाया जाता है वो गोल्डन येलो कलर का टैग पाया जाता है, इस पर गोल्डन येलो कलर। फाउंडेशन जो सीड है इस पर वाइट कलर का टैग पाया जाता है, वाइट सफ़ेद कलर का टैग पाया जाता है। और जो सर्टिफाइड सीड है इस पर पाया जाता है ब्लू कलर का टैग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सर्टिफाइड सीड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल स्टेम पैरासाइट।
इनमें से कौन सा टोटल स्टेम पैरासाइट है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। जो इसका ए ऑप्शन है वो है कस्कुटा, बी ऑप्शन है लोरेंथस, सी ऑप्शन है ओरोबेंकी और डी ऑप्शन है स्ट्राइगा। जिसका सही आंसर है दोस्तों वो है कस्कुटा। जो कस्कुटा है वो टोटल स्टेम पैरासाइट होता है जो कि लूसन रिचका क्रॉप में पाया जाता है। जो लूसन रिचका क्रॉप में कौन सा वीड पाया जाता है दोस्तों? कस्कुटा, और जो कि क्या है टोटल स्टेम पैरासाइट है। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की तो दोस्तों वो है लोरेंथस। जो लोरेंथस है वो प्लांटेशन क्रॉप का वीड है, प्लांटेशन क्रॉप का वीड है। और दोस्तों जो ओरोबेंकी है ये मस्टर्ड फील्ड का वीड है, मस्टर्ड क्रॉप के लिए, मस्टर्ड क्रॉप जो है उसमें पाए जाने वाले वीड है। स्ट्राइगा जो अभी डी ऑप्शन है दोस्तों, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा भी गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो स्ट्राइगा है वो कौन सी क्रॉप का वीड है दोस्तों? वो बाजरा क्रॉप का वीड है। स्ट्राइगा जो है मैक्स बाजरा क्रॉप में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो टोटल स्टेम पैरासाइट है कौन सा वीड टोटल रूट पैरासाइट है कौन सा, ये याद रखने के लिए बेस्ट जो इसकी ट्रिक है दोस्तों वो है आपको याद रखना है क्लोज। सी से क्लो कस्कुटा, LOS, सी से कस्कुटा याद रखना है आपको, L से लोरेंथस, O से ओरोबेंकी और S से स्ट्राइगा। जो ट्रिक है दोस्तों वो है क्लोज, CLOS। जो कस्कुटा होता है वो होता है टोटल स्टेम पैरासाइट, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो आएगा यानी कि जो एल आएगा, एल का मतलब लोरेंथस, जो लोरेंथस आएगा वो है सेमी स्टेम पैरासाइट। इसके बाद ओ से ओरोबेंकी, जो ओरोबेंकी होगा वो होगा दोस्तों टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट। इसके बाद जो स्ट्राइगा है दोस्तों SCLOS में जो लास्ट वर्ड है S, लास्ट लेटर है S, वो S है डोनेट करता है स्ट्राइगा को। जो स्ट्राइगा है दोस्तों वो है सेमी रूट पैरासाइट। तो सीधी सी ट्रिक है दोस्तों, इसमें कोई दिमाग लगाने जैसी कोई बात नहीं है। आपको याद रखना है क्लोज, CLOS, C से कस्कुटा, L से लोरेंथस, O से ओरोबेंकी, S से स्ट्राइगा। जो कस्कुटा है C से वो टोटल स्टेम पैरासाइट है, लोरेंथस जो है वो सेमी स्टेम पैरासाइट है, और जो ओरोबेंकी है वो टोटल रूट पैरासाइट है, और जो स्ट्राइगा है वो सेमी रूट पैरासाइट है। ये आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कस्कुटा, टोटल स्टेम पैरासाइट अपनी ट्रिक से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी रूट पैरासाइट। अभी डिस्कस किया है दोस्तों, तो इससे सीधी सी ट्रिक है अपनी, CLOS, S से स्ट्राइगा, यह टोटल स्टेम पैरासाइट है कस्कुटा, B से लोरेंथस, L से बी ऑप्शन जो लोरेंथस है अपना सेमी स्टेम पैरासाइट, ओरोबेंकी है जो टोटल रूट पैरासाइट, और स्ट्राइगा क्या हो जाएगा अपना सेमी रूट पैरासाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्राइगा। ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है जो कि बाजरा क्रॉप में पाया जाता है। स्ट्राइगा इसका सही आंसर हो जाएगा, स्ट्राइगा। ठीक है दोस्तों, स्ट्राइगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है ड्राई लैंड फार्मिंग इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रीजन विद एनुअल रेनफॉल। ड्राई लैंड फार्मिंग जो है कौन से कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है? तो दोस्तों जो ए ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है दोस्तों 700 लेस देन 750 mm, 750 से कम। जो बी ऑप्शन है वो 750 से 1150 mm, और जो सी ऑप्शन है मोर देन 1150 से मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी ऑप्शन, 750 से 1150 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में जो फार्मिंग की जाती है उसको ड्राई लैंड फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। और इसके जो अदर ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो जो ए ऑप्शन है 750 mm, 750 लेस देन 750 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में जो फार्मिंग की जाती है उसको ड्राई फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, ड्राई फार्मिंग। ये आपको याद रखना है, ड्राई फार्मिंग। और इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो बी ऑप्शन है वो है
750 से 1150 mm। इसको हम जो जो इस वर्षा वाले क्षेत्र में इस अमाउंट की वर्षा जिस क्षेत्र में होती है वहाँ पे जो फार्मिंग की जाती है उसको ड्राई लैंड फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, ड्राई लैंड फार्मिंग। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है 1150 mm से ज़्यादा। तो दोस्तों जो 1150 mm से ज़्यादा जहाँ पे वर्षा होती है उसको रेनफेड वर्षा वाला नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 750 से 1150 mm। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14th क्वेश्चन है वो है साइकोसील इज द टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। जो साइकोसील है वो किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है। दोस्तों आपको एंटी ट्रांसपेरेंट के बारे में याद रखना है। एंटी ट्रांसपेरेंट जो है ये क्या होता है कि जो जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पर वाटर लॉस जो पत्तियों से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको रोक कम कर दिया जाता है जिससे कि वाटर का लॉस कम हो। तो इसको कम करने के लिए स्टोमेटा को क्लोज किया जाता है या फिर उस पर पत्तियों पे किसी प्रकार की फिल्म चढ़ा दी जाती है, किसी फिल्म का फॉर्म किया जाता है, या रिफ्लेक्टिंग टाइप कोई ऐसा केमिकल यूज किया जाता है जो सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करे, या फिर प्लांट को ग्रोथ को रोक दिया जाता है। तो दोस्तों जो ए ऑप्शन है वो है स्टोमेटा क्लोजर टाइप, बी ऑप्शन है फिल्म फॉर्मिंग टाइप, सी ऑप्शन है रिफ्लेक्टिंग टाइप, डी है ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप। तो जो साइकोसील है दोस्तों वो है ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप। और इसके साथ ही अगर दूसरे ऑप्शंस के एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि जो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप होते हैं, जो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप जो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं उनके एग्जाम्पल है दोस्तों जो आपको याद रखना है 2,4-D। एक ऑप्शन है 2,4-D, एक है एट्राजीन। ये एक प्रकार के हर्बिसाइड है जिनको कम मात्रा में प्लांट पर उपयोग किया जाता है। तो ये स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं जिससे कि वाटर का लॉस कम हो, ये आपको याद रखना है। साथ ही याद रखना है आपको एब्सिसिक एसिड भी एज अ स्टोमेटा क्लोजर टाइप यूज किया जाता है। इसके बाद जो बी ऑप्शन है दोस्तों फिल्म फॉर्मिंग टाइप। जो फिल्म फॉर्मिंग टाइप है किसी भी प्रकार की फिल्म बना दी जाती है उनकी पत्तियों के ऊपर। तो इसके जो बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है एक तो मोबिलिप, याद रखना है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबिलिप। एक होता है आपका सिलिकॉन, एक होता है आपका हेक्साडिकेनोल, हेक्साडिकेनोल। ठीक है दोस्तों, जो फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं उनके एग्जाम्पल है मोबिलिप, सिलिकॉन, हेक्साडिकेनोल, ये भी आपको याद रखना है। रिफ्लेक्टिंग टाइप दोस्तों जो रिफ्लेक्टिंग टाइप होते हैं उसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है जो बहुत से एग्जाम में पूछा गया है जो इम्पोर्टेंट है। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप जो एंटी ट्रांसपेरेंट है वो है दोस्तों केओलिन। जो केओलिन है 5%, केओलिन का 5% का जब पत्तियों पर उपयोग किया जाता है, प्लांट पर उपयोग किया जाता है तो एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है। कौन से एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है? रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो डी ऑप्शन है ग्रोथ रिटार्डेंट उसका बेस्ट एग्जाम्पल है साइकोसील, ये आपको याद रखना है, ग्रोथ रिटार्डेंट जो इसका आंसर हो जाएगा। और साइकोसील को जो होता है इसको दूसरा नाम होता है दोस्तों क्लोरोमेक्वाट, क्लोरोमेक्वाट क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो साइकोसील होता है वो होता है ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। और इसके दूसरे ऑप्शन भी आपको जो एग्जाम्पल है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट एरिया ऑफ मिनी वाटर शेड इज। जो मिनी वाटर शेड होता है उसका एरिया कितना होता है ये आपको याद रखना है। जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो है 1 से 10 हेक्टर, दूसरा ऑप्शन है बी वो है 10 से 100 हेक्टर, सी ऑप्शन है दोस्तों वो है 100 से 1000 हेक्टर, और डी ऑप्शन है 1000 से 10,000 हेक्टर। तो दोस्तों जो मिनी वाटर शेड होता है उसका एरिया होता है वो होता है दोस्तों 10 से 100 हेक्टर, 10 to 100 हेक्टर का जो वाटर शेड होता है उसको मिनी वाटर शेड के नाम से जाना जाता है।
अगर इसके अदर ऑप्शंस की बात की जाए दोस्तों, अदर ऑप्शंस की बात की जाए जिसमें ए ऑप्शन है 1 से 10 हेक्टर। दोस्तों ये होता है मिली वाटर शेड। जो मिली वाटर शेड होता है, मिली वाटर शेड उसको, उसका जो एरिया होता है वो होता है 1 से 10 हेक्टर। जो बी है वो होता है मिनी, मिनी वाटर शेड का एरिया होता है वो होता है 10 से 100 हेक्टर। और जो 100 से 1000 होता है, 100 से 1000 हेक्टर होता है वो होता है माइक्रो वाटर शेड का, माइक्रो वाटर शेड का। और जो डी ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन है 1000 से 10,000 हेक्टर, वो होता है मैक्रो वाटर शेड का। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है कि 1 से 10 हेक्टर का मिली वाटर शेड होता है, 10 से 100 हेक्टर एरिया में जो होता है वो मिनी वाटर शेड होता है, 100 से 1000 एरिया में होता है वो माइक्रो वाटर शेड होता है, और 1000 से 10,000 में होता है वो मैक्रो वाटर शेड होता है। और जो अपना मिनी वाटर शेड है उसका एरिया हो जाएगा 10 से 100 हेक्टर, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच स्टेट हैविंग हैज, सॉरी दोस्तों इसको कट कर लेने, यहाँ पर हैविंग आ जाएगा। विच स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन, कौन से राज्य का ड्रिप इरिगेशन में पहला स्थान है, एरिया में पहला स्थान है। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों वो है विच क्रॉप हैज ऑल टाइप ऑफ डोरमेंसी, कौन सी फसल में सभी प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है। जो सभी प्रकार की डोरमेंसी में जो डोरमेंसी होती है दोस्तों वो होती है एक तो इनेट डोरमेंसी, एक होती है इंड्यूस्ड डोरमेंसी, एक होती है एनफोर्स्ड डोरमेंसी। ठीक है दोस्तों, तो जो तीनों प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है उनके लिए ए ऑप्शन है वीट, बी ऑप्शन है वाइल्ड ओट, सी ऑप्शन है मेज, और डी ऑप्शन है राइस। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है वाइल्ड ओट, जंगली, हिंदी में बोलते हैं इसको दोस्तों जंगली जई, जंगली जई। और इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों एवेना फतवा, एवेना फतवा, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि जो इनेट डोरमेंसी होती है दोस्तों, वो इनेट डोरमेंसी होती है, वो होती है क्योंकि जो सीड होता है उसका जो एम्ब्रियो होता है वो इमेच्योर एम्ब्रियो होता है, इमेच्योर एम्ब्रियो होता है। इसके कारण इस सीड में इनेट डोरमेंसी पाई जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि जेनेटिकली जो कंट्रोल्ड होती है, जिसमें इमेच्योर एम्ब्रियो होता है, जिसका एम्ब्रियो ही इमेच्योर रह जाएगा तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको इनेट डोरमेंसी बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो जो सभी प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है वो कौन सी क्रॉप है, वाइल्ड ओट। ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज सिचुएटेड एट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है आपका ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है बेंगलोर, सी ऑप्शन है न्यू दिल्ली, डी ऑप्शन है हैदराबाद। और जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ए चेन्नई। जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 2003 को। ये भी आपको याद रखना है कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 अक्टूबर 2003 को। और ये कहाँ पर है, चेन्नई, तमिलनाडु में है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग सेंटर इज केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र है वो किस प्रकार की ट्रेनिंग देता है, किस प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर है। तो जो इसका ए ऑप्शन है दोस्तों वो है ट्रेनर सेंटर, बी ऑप्शन है वोकेशनल सेंटर,
सी ऑप्शन है एक्सटेंशन वर्कर ट्रेनिंग सेंटर और डी ऑप्शन है रूरल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है बी ऑप्शन, वोकेशनल सेंटर, जिसको हिंदी में व्यावसायिक 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 प्रकार का ये सेंटर है, कृषि विज्ञान केंद्र। साथ ही इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो भी आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट केवीके है वो कहाँ पे एस्टाब्लिश्ड किया गया था। जो दोस्तों फर्स्ट केवीके है वो पौंडीचेरी तमिलनाडु में तमिलनाडु के पौंडीचेरी में पहला केवीके की स्थापना की गई थी और ये की गई थी दोस्तों 1974 में। आपको ये याद रखना है। और जो केवीके होता है ये वोकेशनल टाइप का ट्रेनिंग सेंटर होता है, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर है जो मैच सही तरीके से मैच नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों वो है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग के जो सामने दिया गया है दोस्तों वो है सोविंग पल्स इन राइस क्रॉप प्रेयर टू हार्वेस्ट। जो राइस क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग से पहले पल्सेस को ग्रो कर देना रिले क्रॉपिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता। दोस्तों ये सही मैच है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये सही तरीके से मैच हुआ है और अपन को ढूंढना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है दोस्तों, इंटरक्रॉपिंग वीट आफ्टर राइस दोस्तों ये गलत मैच है क्योंकि जो इंटरक्रॉपिंग होती है उसमें क्या होता है कि किसी भी फील्ड में दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित अनुपात में बोया जाता है, साथ साथ में बोया जाता है और निश्चित अनुपात में बोया जाता है साइमल्टेनियसली दो क्रॉप को एक साथ निश्चित अनुपात में ग्रो करना ही, किसी पीस ऑफ लैंड में ग्रो करना ही इंटरक्रॉपिंग होता है। और यहाँ पर ये सही मैच नहीं है क्योंकि जो वीट है वो रबी सीजन की क्रॉप है और जो राइस है वो खरीफ सीजन की क्रॉप है। तो दोनों को एक साथ बोया नहीं जाता है, दोनों को एक साथ ग्रो नहीं किया जाता है। तो ये सही मैच नहीं है, इंटरक्रॉपिंग का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो सकता है। अगर बात की जाए सी ऑप्शन की दोस्तों तो मल्टी टायर क्रॉपिंग, इसके सामने दिया है कोकोनट, ब्लैक पेपर, कोकाओ और पाइनएप्पल। ये भी सही मैच है दोस्तों, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग, जो सही तरीके से मैच नहीं है। इंटरक्रॉपिंग सही तरीके से मैच नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग, क्योंकि जो वीट है और खरीफ रबी सीजन क्रॉप है और राइस खरीफ सीजन क्रॉप है, दोनों को साथ में ग्रो नहीं किया जाता है। और बात की जाए हम अदर ऑप्शंस को अगर डिस्कस करें, रिले क्रॉपिंग के को समझना चाहें दोस्तों तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं। रिले क्रॉपिंग के लिए जो बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों वो है जो मेज क्रॉप है उसको सबसे पहले बोया जाता है। मेज क्रॉप बोया जाता है और जब इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, जब मेज क्रॉप की रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है तो इसके बाद इसमें क्या होता है कि पोटैटो की सोविंग कर दी जाती है। इसके जो इस खाली भाग में पोटैटो की सोविंग कर दी जाती है। जब मेज सबसे पहले उगाया जाता है, जब मेज रिप्रोडक्टिव पार्ट जब प्रोड्यूस हो जाता है, इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट बन जाते हैं मेज में, तो पोटैटो की सोविंग कर दी जाती है। इसके बाद मेज की हार्वेस्टिंग हो जाएगी दोस्तों। मेज की हार्वेस्टिंग होने के बाद जब पोटैटो की रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी तब हम रेडिश की सोविंग कर देंगे। ठीक है, रेडिश की सोविंग कर देंगे। जब मेज सबसे पहले मेज बोएंगे, मेज की जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी तो पोटैटो को बो देंगे। जब पोटैटो बो देंगे उसके बाद मेज की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। जब मेज की हार्वेस्टिंग करने के बाद जब पोटैटो रह जाएगा, पोटैटो की जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी तो रेडिश को हम बो देंगे। इसके बाद पोटैटो का हार्वेस्ट कर लेंगे। इस प्रकार से ये चक्र बना रहता है। इसी को क्या करते हैं, रिले क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों कि किसान को आजीविका चलाने के लिए निरंतर उसकी इनकम होती रहती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेज। जो मेज है फर्स्ट क्रॉप मेज रहेगी, इसके बाद सेकंड क्रॉप अपनी पोटैटो रहेगी, पोटैटो सेकंड क्रॉप रहेगी। इसके बाद रेडिश,
थर्ड क्रॉप रहेगी। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है रिले क्रॉपिंग का। इसके बाद हम अगर मल्टी टायर, मल्टी स्टोरेज, मल्टी लेवल क्रॉपिंग को समझे दोस्तों, तो जो ऑप्शन में दिया गया था अपने पास मल्टी टायर और मल्टी टायर क्रॉपिंग में, वो था कोकोनट, ब्लैक पेपर, कोकोआ और पाइनएप्पल। अगर इसको समझे दोस्तों, तो मल्टी टायर क्रॉपिंग होता क्या है? इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं होता दोस्तों। मल्टी टायर, मल्टी स्टोरेज और मल्टी लेवल क्रॉपिंग में अलग अलग रूटिंग डेप्थ वाली क्रॉप को या फिर अलग अलग ऊंचाई वाली क्रॉप को, अलग अलग हाइट वाली क्रॉप को बोया जाता है, क्योंकि जो दो क्रॉप के बीच में जो वर्टिकल स्पेस खाली रह जाता है उसका यूज करने के लिए अलग अलग हाइट की क्रॉप को बोया जाता है। जैसे कि उसमें दिया गया था, पहला ऑप्शन दिया गया था, पहला जो क्रॉप दी गई थी वो थी कोकोनट। जो कोकोनट होती है उसकी 10 मीटर हाइट होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर जो है ब्लैक पेपर की शोविंग कर दी थी। जो ब्लैक पेपर होता है दोस्तों, वो होती है 6 से 8 मीटर की जो हाइट होती है इसकी। फिर इसके बाद जो इसका स्पेस यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो इससे ब्लैक पेपर से छोटी जो हाइट में क्रॉप होगी, जैसे कि अपना कोकोआ है, इसको उगाया जाएगा। इसकी जो हाइट होती है दोस्तों वो 3 मीटर होती है। इसके बाद यहाँ पर लगाया जाएगा पाइनएप्पल, इसकी हाइट होती है 1 मीटर। ये आपको याद रखना। जो वर्टिकल स्पेस है इसका यूज करने के लिए ये कल्टीवेशन किया जाता है। अलग अलग हाइट की क्रॉप, अलग अलग रूटीन डेप्थ की क्रॉप, खाली स्पेस को यूज करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार की क्रॉपिंग की जाती है उसको ही क्या बोलते हैं? मल्टी टायर, मल्टी स्टोरेज, मल्टी लेवल क्रॉपिंग बोला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की फुल पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।